नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, अखिलेश जैन साहब हैं टेक्निकल IQ के, हेमंत जैन होंगे सोयाबीन के ट्रेडर हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही DN पाठक साहब होंगे, ED हैं सोपा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एडिबल ऑयल की कीमतों के साथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल की कीमतों में बड़ी तेज़ी आई है और 2 दिन में US में सोया तेल का भाव 8% बढ़ा है। अमेरिका में सोयाबीन का भाव 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। BMD जो कि मलेशिया का वायदा बाजार है, वहां पर पाम तेल का भाव 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका में अनुमान से कम बुआई की रिपोर्ट आ रही है सोयाबीन की, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है और ये एक बड़ी वजह है। और US में बायोडीजल की खपत भी बढ़ रही है उसमें। तो ये कुछ वजह है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम बढ़े हैं। हमारे साथ DN पाठक साहब जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्लोबल मार्केट में सर एक बार फिर से तेलों के दाम बढ़ने लगे हैं। आप जरा बताएं कि पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि ये जो ग्लोबल तेजी है अभी ऑयल की, इसका हमारे ऊपर अभी कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, हमारे तेल की कीमतें इतनी ज्यादा गिर चुकी हैं पिछले 1 साल में। ये ग्लोबल तेजी जो है वो एक तरह से इंडियन किसानों के लिए तो वेलकम चीज है। हालांकि सरकार को अभी बहुत कंसर्न है और आज भी सरकार कह रही है कि कीमतों पे काबू रहना चाहिए और उसको घटा के रखें। तो ग्लोबल तेजी मुझे लगता है टेम्परेरी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्लोबल तेजी बहुत दिनों तक रहने वाली है। तो शॉर्ट टर्म है ये। अच्छा, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा पाठक जी कि आप तो सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप जरा हमें ये बताइए सर कि ये जो अभी बारिश हुई है जून के महीने में, या अभी जो बारिश हो रही है, सोयाबीन की खेती को लेकर ताज़ा रिपोर्ट क्या है आपके पास? देखिए, बारिश और सोइंग दोनों ही करीब 10 से 12 दिन लेट हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जहां जहां सोयाबीन होती है, वहां सभी जगह प्रॉपर बारिश हो चुकी है और अभी भी हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लेट सही लेकिन बुआई पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि बारिश जो है बुआई को परमिट करे। कहीं एकदम अचानक 7 दिन बारिश नहीं लग जाए या अचानक सूखा नहीं पड़ जाए। अगर ये नॉर्मल अगले 15 दिन तक रहेगा तो बुआई मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि पिछले साल के बराबर होनी चाहिए, वो अभी भी हो जाएगी। थोड़ी लेट रहेगी, फसल थोड़ी देर में आएगी। अच्छा, तो मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले उतनी बुआई हो जाएगी सोयाबीन की? ऐसा मेरा अनुमान अभी तक है। हालांकि थोड़ी मध्य प्रदेश में और बाकी जगह भी एक सीड की डिमांड काफी कम लग रही है। उसकी एक वजह जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि शायद किसानों के पास अपना बीज बहुत पड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि कुछ एरिया शायद दालों की तरफ चला जाए, लेकिन वो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है पिछले साल के मुकाबले उतनी बुआई तो हो ही जाएगी अभी भी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उतनी बुआई हो जाएगी, उसमें कोई बड़ा डेंट नहीं आएगा और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगे, हालांकि अभी तक पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम बुआई हुई है, लेकिन पाठक जी कह रहे हैं कि आगे इसमें रिकवरी आ जाएगी। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ पाठक जी कि अभी डिमांड सप्लाई का क्या सिचुएशन है सोयाबीन का? देखिए, हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैरी ओवर इस साल के सितंबर एंड में 25 से 30 लाख टन के बीच में रहेगा और मैं उस पर कायम हूँ। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इतना कैरी ओवर रहेगा, क्योंकि 5-6 लाख टन इंपोर्ट हो गया है। क्रशिंग अच्छी रही है, डिमांड अच्छी रही है, प्रोडक्शन अच्छी थी, कैरी ओवर हम लेके आए थे पिछले साल से। तो इस साल अच्छा खासा कैरी ओवर रहने की उम्मीद है, ऐसा मानता हूं मैं। अच्छा सर, जो प्राइस है अभी
पाठक जी, सोयाबीन का क्या प्राइस है सर अभी स्पॉट में? आई थिंक मंडी में प्राइस अभी 5,051 कुछ है। तो ये भाव अट्रैक्टिव है क्या सोइंग के लिए? देखिए, अब हम तो इस पे अगर एमएसपी पे लेंगे तो एमएसपी 4600 रुपए है, तो एमएसपी से अभी भी ऊपर है। तो मतलब अब आप कह रहे हैं अट्रैक्टिव तो अट्रैक्टिव कोई है, भाव नहीं होता। तो आप कह रहे हैं अट्रैक्टिव भाव है बुआई के लिए? नहीं नहीं, मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अट्रैक्टिव है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एमएसपी से ऊपर है तो बुआई होगी। मतलब बात वही बोल रहे हैं आप, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप बने रहिए सर। हमारे साथ हेमंत जैन भी हैं, सोया एक्सपर्ट हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर, इस वक्त ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। यूएस में सोयाबीन का भाव 4 महीने की ऊंचाई पर है। सोया तेल के दाम 2 दिन में 8% बढ़ गए हैं यूएस में। इंडियन मार्केट के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं ग्लोबल तेजी का? सर, इतना प्राइस, नमस्कार भाई साहब, इतना प्राइस बढ़ने के बाद में भी हम लोग इंडिया, आज भी हम इंटरनेशनल मार्केट की पेरिटी में नहीं है। आज की तारीख में भी अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो $471 एफओबी अर्जेंटीना मटेरियल प्लस $60 का जो अगर हम लोग फ्रेट करके जोड़ते हैं तो अराउंड $530 का जो C&F प्राइस पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन मिल का। उसके अगेंस्ट में आज की तारीख में अगर हम इंडियन सोयाबीन मिल के साथ में कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे यहाँ की सोयाबीन मिल अराउंड $550-60 के तकरीबन एफओबी आती है। तो हम लोग अराउंड $40 से $50 एट प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम लोग हाई साइड के अंदर है। तो ग्लोबल तेजी जो आई है, इसके अंदर हमको ये लगता है कि अगर इंडिया मार्केट यहाँ में थोड़ा और डाउन होता है और इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीज होता है तो ही इंडिया से एक्सपोर्ट मार्केट का बिजनेस होगा। और जब भी एक्सपोर्ट का बिजनेस निकलेगा उसी बेसिस पे ही मालूम में सोयाबीन का फ्यूचर्स को मैं ब्राइटनेस समझता हूँ। अदरवाइज जब तक हम लोग डोमेस्टिक बेस पे सोयाबीन क्रशिंग या प्लांट के अंदर से उस माल का पूरा रिप्लेसमेंट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन, इस बार हम लोग डोमेस्टिक बेस पे भी अगर हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं तो सोयाबीन का कंजम्पशन हमारे यहाँ पे मालूम है हर साल सावन का जो पोर्शन आता है, सावन महीना आता है, इस समय हमारे यहाँ मालूम है जनरली चिकन और नॉन वेज का कंजम्पशन कुछ भी परसेंटेज में कम जरूर होता है। और ये जो कम होता है तो ऑलरेडी इस साल मालूम है 59 डेज का जो सावन का महीना है, तो डोमेस्टिक बेस पे अगर हम सोचें कि सोयाबीन मिल या सोयाबीन को मालूम है मिल के अंदर उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता है कि डोमेस्टिक बेस पे भी कुछ सपोर्ट मिल पाएगा सर। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं कि जब तक सोयाबीन का प्राइस या ऑयल लेवल बढ़ने के बाद क्रशिंग्स के अंदर जब तक पेरिटी नहीं आती है, सोयाबीन मिल का प्राइस और नहीं टूटता है, जब तक हम लोग और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जब तक मैं सोयाबीन के फ्यूचर्स को ब्राइट नहीं समझता हूँ सर। ये आपने बहुत डिटेल में बताया। तो आप जरा बताइए पाठक जी कि पैरिटी बैठे एक्सपोर्ट अच्छी हो सोया मिल की, इसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, समस्या ये है मृत्युंजय जी कि मेरे या हेमंत जी के हाथ में कुछ है नहीं। हमारा 95% रॉ मटेरियल है, तो हमारी सारी एनर्जी रॉ मटेरियल पे होती है। रॉ मटेरियल जिस भाव मिलेगा उसके हिसाब से हम सोयाबीन मील बेचेंगे। अब अगर अर्जेंटीनियन और ब्राजीलियन प्राइस हमसे $50-100 नीचे है और हमारी रॉ मटेरियल प्राइस $100 ऊपर है सोयाबीन की, तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, बशर्ते कि सरकार हमको कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं दे जो हम उसको पूरा कर सके। हमको थोड़ा बहुत प्रीमियम मिलता है। हमने पिछले 5-6-7 महीने में 12-15 लाख टन एक्सपोर्ट कर लिया क्योंकि तब हम कॉम्पिटिटिव थे। अभी जब ब्राजील और सोयाबीन, अर्जेंटीना का सोयाबीन आ गया, उनकी कीमतें गिर गई और हमारी कीमतें उतनी गिरी नहीं, तो अब हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं। और मुझे अभी लगता ही नहीं है कि अभी हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे आगे भी। जब तक इंटरनेशनल प्राइस करीब $50-70-80 नहीं बढ़ जाए तब तक हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। तो हम इसमें कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, जो 1 टन है वो 3 टन हो जाए, तो सोयाबीन फिर हमको कम दाम पे मिलेगा और किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसकी उपज ज्यादा होगी। वो एक लॉन्ग टर्म बात है जिसपे हम हमेशा बात करते रहते हैं, और वो कब होगा, कैसे होगा, वो बड़े दूर दूर की बात है। चलिए, आप बहुत दिन बाद जुड़े हैं पाठक जी, तो एक सवाल मेरे मन में आपके लिए आ रहा है कि अब तो सोयाबीन की सोइंग चल रही है, सोयाबीन के वायदा पर आपका नज़रिया कुछ बदला है इतने दिनों में कि शुरू हो जाना चाहिए? क्या लगता है सर आपको, मतलब ऑयल सीड का फ्यूचर शुरू होना चाहिए, अब वक्त आ गया है? तेल का फ्यूचर तो तुरंत शुरू होना चाहिए। और सीड का? सीड का अभी बाद में देखते हैं। अच्छा, तेल का तुरंत हो जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? एकदम शुरू होना चाहिए तेल का। अच्छा,
जी तो क्या क्या तर्क है इसके पीछे आपका कि शुरू होना चाहिए, क्यों? वेरी सिंपल। जो तर्क मेरा सोयाबीन का वादा है, सोयाबीन में नहीं होना चाहिए, हाँ वही तर्क मेरा तेल में होना चाहिए। उसके लिए तेल हम इंपोर्ट करते हैं 70%। हाँ। तो तेल में हेजिंग इतनी जरूरी है। बाहर की कीमतें आपने देखी, ऐसे गिरी 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 के गिरते गिरते कहाँ पहुंच गई। अच्छा। अगर हेजिंग होती तो थोड़ा इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता। वहां पे हेजिंग की सख्त जरूरत है, तो वहां तेल में होना चाहिए। सोयाबीन में ऐसा कोई समस्या है नहीं, तो वहां नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जी हेमंत जी, आपका क्या विचार है सर? अच्छा, लगता है हेमंत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सर ये भेदभाव क्यों? आप तेल में कह रहे हैं हो जाए, सोयाबीन में नहीं, पाठक जी। मैं लॉजिक दे रहा हूँ ना, सोयाबीन में जरूरत नहीं है। अच्छा। आप एक काम करके देखिए, सोयाबीन के भाव देखिए, जब से हेमंत वायदा बंद है, तब से देखिए कितना स्टडी है सोयाबीन का मार्केट और भाव। क्रशिंग कितने स्टडी रूप से हो रही है, हो सकती है। जो पहले टॉपसी टर्मी था, एक दिन बहुत ऊपर लाइक सीसो, वो कहाँ हो रहा है अभी? जो कि मैं हमेशा कहता था कि ये वायदा बाजार जो है इसको बहुत ऊपर नीचे करता है। ये तो ऑयल इतना में भी हो ज्यादा सकता करता है, है। इतना नहीं करना चाहिए। ये तो ऑयल में भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए आप कह रहे थे, तब तो ऑयल में भी फ्लक्चुएशन कम हुआ है। नहीं, ऑयल में देखिए, ऑयल में तो ऑयल इज कंट्रोल्ड बाय दी फॉरेन मार्केट्स। वहां अपना कंट्रोल नहीं है उस पर, उसके ऊपर। तो वो तो नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया। और ऑयल में अदर फैक्टर्स हैं। भाई बहन सोयाबीन है में सर, वो दोनों फैक्टर नहीं दोनों है। भाई भाई हैं। सोयाबीन तेल नहीं आपके नहीं, भी ना 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 ना। भाई नहीं है? ऑयल हम नहीं, यूक्रेन से मंगाते क्या हैं है? हम तेल। अच्छा यूक्रेन की सप्लाई बंद कर दीजिए, सल्फर आना बंद हो गया। ठीक है, सुनिए सुनिए, अच्छा। सल्फर आना बंद हो गया। तो तो आप कह आपने रहे हैं भाई भाई नहीं है ऑयल और सीड, तो क्या चाचा भतीजा है, ये कह रहे हैं आप? नहीं चाचा भतीजा आप मुझे उसको कोई भाई गड़बड़ भाई चल रहा है बोलिए, अभी। माँ हाँ बेटा बोलिए, जो कुछ भी है वो है। हाँ। लेकिन ट्रेड के हिसाब से सोयाबीन लोकली ट्रेडेड है। उस पे इंटरनेशनल फैक्टर्स का, जो जैसे मान लीजिए मार्केट बंद, रास्ते बंद हो गए यूक्रेन के वॉर में। सब ऑयल जो है, सनफ्लावर का ऑयल जो सबसे महंगा था, वो सबसे सस्ता हो गया। ये ऐसा फैक्टर है जो सोयाबीन में नहीं है। अच्छा, तो जी ये बताइए हेमंत जी, देखिए ये पाठक जी कह रहे हैं कि सोयाबीन जो आपका ट्रेड है उसी में कह रहे हैं कि फ्यूचर नहीं शुरू होना चाहिए। बताइए, एक ही शहर के आप लोग हैं, पाठक जी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए शुरू। सर मेरी निगाह में तो फ्यूचर्स चालू होना सख्त जरूरत है, क्योंकि हाँ। आज कोई भी व्यक्ति बिजनेस करना है तो बिजनेस अगर मैं एक्सपोर्ट में भी सेलिंग करता हूँ तो हेजिंग बेस्ड सिचुएशन हमारे को कंपलसरी है सर। लास्ट टाइम पे भी आप देखिए, पाठक जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 15 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ। वो 15 लाख टन का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो और भी एक्सपोर्ट हो जाता अगर हमारे पास में हेजिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ही एक्सपोर्ट का कांटेक्ट हुआ था और हम लोगों ने सीड और मिल का प्राइस एकदम इंक्रीज कर दिया था। तो जो एक्सपोर्टर था उसके पास में कोई हेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, तो दे लूज गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो जब हमारे पास में डिमांड आई तो हम सेकेंड टाइम पे उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। अकॉर्डिंगली मालूम है हम लोग परचेज करने के बेसिस पे रहे रुके और हमने वो डिमांड को छोड़ा तो वो दूसरी कंट्री में डाइवर्ट हुई है। तो विदाउट हेजिंग प्लेटफॉर्म कुछ भी एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं हो सकता है। और सर मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा कहता आया हूँ कि जब तक जो कमोडिटी एक्सपोर्ट में नहीं जाएगी उसके फ्यूचर्स को हम लोग मालूम है हमेशा अंधेरा वही मान के चलेंगे। हम उस पे मालूम है बेसिस पे हम ये नहीं सोच सकते कि वो आगे की तरफ किसी प्रकार से उसका बिजनेस आगे इंक्रीज हो सकता है या वो स्मूथली चल सकता है। पाठक जी देखिए, एक्सपोर्ट के लिए हेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत कंपलसरी है सर। पाठक जी देखिए, जो एक्चुअल ट्रेडर हैं, हेजर हैं, वो कह रहे हैं कि उनका हेजिंग का प्लेटफॉर्म भी खत्म हो गया और आप कह रहे हैं कि ट्रेड नहीं शुरू होना चाहिए सर। नहीं, मुझे उनसे बहुत सिंपैथी है, क्योंकि वो असल में रियल हेजर हैं। हाँ। वो स्पेकुलेटर नहीं हैं। हाँ। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। इस साल करीब 17-18 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाएगा। पिछले साल जब सोयाबीन फ्यूचर सब अवेलेबल था तब सिर्फ 8 लाख टन मील एक्सपोर्ट हुआ था। कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है मील एक्सपोर्ट का इससे। ये तो मैं आपको एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ। सिर्फ 8 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था पिछले साल। सहमत हैं आप हेमंत जी? साल हमारे पास कोई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आया था सर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आया था। इस बार तो हमारे पास जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आया है उसको हम इन केस नहीं कर पाए। पाठक साहब मेरा तो बस इतना सा व्यू है सर। मैं आपसे सहमत हूँ हेमंत जी, लेकिन समस्या ये है कि जो एक्स्ट्रा स्पेकुलेशन, ओवर स्पेकुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन होती है, उसको कैसे रोका जाए? वो हमारा खिलाफत सिर्फ उसके लिए है। फ्यूचर ट्रेडिंग से पर से हमें कोई खिलाफत नहीं है। बताइए हेमंत जी, ये कहना है कि स्पेकुलेशन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए? किसको सर? पाठक जी कह रहे हैं कि इनको हेजिंग से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि जो स्पेकुलेशन होता है उससे दिक्कत है। सर बच्चे ही कौन है सर? स्पेकुलेशन करने वाली जनता ही ऑलरेडी साफ हो गए सब मैदान में से, सब अब तो साफ तो जब आएगी सर। मुझे मृत्युंजय जी, 6,000 रुपए से लेके 11,000 तक की प्राइस सोयाबीन की हुई।
आप मुझे बताइए क्या ऐसा तमाशा ऐसा हो गया था अगर वो स्पेकुलेशन ओवर स्पेकुलेशन नहीं थी। मैं आपको डेटा दे चुका हूँ कि अच्छा ठीक है, ये आपने बड़ा 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 महत्वपूर्ण मुद्दा, बड़ा सवाल उठाया है कि 6,000 से 11,000 सोयाबीन के दाम हो गए। तो ऐसा क्या हो गया था? इसका एक छोटा जवाब हेमंत जी, ऐसा क्या हुआ था कि दाम 6,000 से 11,000 हो गए थे? सर जिस समय क्रॉप नहीं है हमारे यहाँ पे, क्रॉप उस साल कम थी, डिमांड कंटिन्यू थी सर, लोकल की कंजम्पशन भी हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ था, प्लस एक्सपोर्ट की डिमांड भी थी। उस बेसिस पे हमारे यहाँ पे जब क्रॉप ही नहीं है तो उसकी कीमत तो कुछ भी हो सकती है। सही बात है, सही बात है। आप कह रहे हैं क्रॉप नहीं है इसलिए दाम बढ़े थे। और पाठक जी, ये सिर्फ मतलब सिर्फ सोयाबीन की बात नहीं है, बहुत सारी कमोडिटी में ऐसा देखा गया है कि वायदा पर रोक लगने के बाद भी दाम बढ़े हैं, क्योंकि एक्चुअल डिमांड सप्लाई की वजह से। अब चना एग्जांपल है इसका, चने का फ्यूचर, तुअर एग्जांपल है इसका, तुअर का फ्यूचर पे बहुत पहले बैन किया गया था, उसके बाद 200 रुपए किलो तुअर की दाल बिकी थी, आपको भी याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की वजह से ही, ठीक है ये एक अलग डिबेट का इशू है, इस पर तो लंबी बहस चलती रहेगी, अपने अपने तर्क होंगे। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका और हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए और कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं और कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए रवि जी, आज शाम के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? आज शाम के लिए एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ से और बढ़ सकता है, जो जीबीपी में बढ़त देखने को मिले मिड द डे, तो मुझे लग रहा है वो शायद सेंटिमेंट सपोर्ट करे, 58,400 पे बाय करे। एक रेजिस्टेंस है 58,800, वो मेरा टारगेट रहेगा, और 58,200 का छोटा स्टॉप लॉस है। मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस काफी लिमिटेड रखे, क्योंकि आज यूएस बंद है तो काफी कम वोलेटिलिटी रहेगी, बट मैं बाइंग साइड प्रेफर ज्यादा करूंगा। ओके, सिल्वर पर आपका कमेंट क्या है अखिलेश जी? सिल्वर में क्या करें? सिल्वर लाइक मंडे को पीएमआई के डेटा आए थे, वो थोड़ा वीक थे, तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली सपोर्ट कर रहे हैं सिल्वर को। एंड फर्दर लग रहा है कि जो पॉज रेट्स को लेके आएगा, मुझे लग रहा है प्राइसेस के अंदर अभी डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर सिल्वर को मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 70,900 के ऊपर आप बाय करिए सितंबर वायदा को। इसका स्टॉप लॉस 70,550 का रखिए आप। ऊपर में 71,750 और 72,500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इस वीक। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है सिल्वर को। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है चांदी पर, इस पर आप नजर रखिए। क्रूड में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है रवि जी आज के लिए, शाम के लिए? शाम के लिए क्रूड बाय करना चाहे। कल की जो मोमेंटम की कमी रही थी, क्योंकि कल यूएस हाफ डे था एंड ग्लोबल मार्केट में मोमेंटम की कमी थी, बट आज वो कमी पूरी हुई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और बढ़त देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में बाय करें 5810 के करीब, स्टॉप लॉस 5,750 का मेंटेन कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है आज इवनिंग या कल मॉर्निंग तक आपको 5900 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो ये भी आज अच्छा उछाल है, 1.5% की बढ़त के साथ प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी डिप पे बाय करना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है गुआर और जीरा पे। गुआर 6,000 और जीरा 60,000 कब होएगा? गुआर 6,000 और जीरा 60,000। अच्छा, तो पहला तो टेक्निकल चार्ट पे आप बताइए अखिलेश जी, गुआर 6,000 कब तक हो जाएगा? अभी इस तरह की प्रॉपर्टी रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी लग रहा है, अभी जो करंट भाव चल रहे हैं यहाँ से मुझे लगता है कि वायदा अप्रॉक्सीमेट 150 पॉइंट निकलना चाहिए पहले। 5350 5300 के भाव एक बार दिखने चाहिए। वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर उसको एक फॉर ए क्वार्टर आप रख सकते हैं। तो यस, प्राइजेस के अंदर एक अच्छा उजाला देखने को मिल सकता है। जब भी भाव 5750 के लेवल के ऊपर निकलेंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये मोमेंटम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहेगा। तब तक आप यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट घटने का इंतजार करिए और वहां पे एक्यूमुलेशन चालू करिए। तो मतलब क्वांटिटी 5750 के ऊपर भी बढ़ाइए। मतलब आपको अगस्त का वायदा मतलब एक्सपायरी तक 6,000 लग रहा है अखिलेश जी चार्ट पे? नहीं, ऐसा तो अभी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस मोमेंटम के लिए। अभी तो मैं माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं कह सकते, बट फॉर ए क्वार्टर आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, और जीरा 60,000 इस पर? जीरा पे भी मेरे को अभी जो प्राइस है वो एक रेंज के अंदर स्क्वीज लग रहा है। यस, नो डाउट, यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड है वो 53,000 के ऊपर जब तक भाव बने रहते हैं तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। बट फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि 53,000 से लेकर 56,100 की रेंज में जीरा रहेगा। हाँ, 56,200 300 के लेवल्स के ऊपर अगर जीरा निकलता है तो डेफिनेटली ये नए हाईज बना सकता है।
बट यहाँ पे अभी मैं बिकॉज ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि यहाँ पे 53,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के जीरे के ट्रेड खोल लें आप। ठीक है, अमित हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए अमित। हाँ, मैंने सिल्वर माइक्रो के 2 लॉट बाय किया है 75,050 से, और 1 लॉट बाय किया है 72,200 से, मतलब उसका एवरेज हुआ है 74,100। 74,100 पे आपकी बाइंग है? हाँ, 3 लॉट्स की एवरेज है। 3 लॉट की एवरेज है। बताइए रवि जी, अब इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बॉटम बना के प्राइसेस में अच्छा रिकवरी है। 70,000 का एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रख ले अपनी पोजीशन पे, तो पोजीशन होल्ड करे। मेरा अनुमान है कि आप थोड़ा अगर रुक सकते हैं 15-20 दिन, जैसे फेड की मीटिंग 26 को है, तब तक आपको रुकना है और आपके लेवल 73,400 तक आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 2,500 पॉइंट की तेजी आपको एक आध महीने में आती हुई दिखेगी, तो आपको होल्ड करना है, बेटर प्लेस है। हालांकि आपका प्राइस ऊपर है तो आपको मुनाफा नहीं होगा, बट आपको लॉस नहीं होगा। एक बार कोस्ट के करीब आपको निकलने को जरूर से मिलेगा। नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हमारे साथ, पूछिए राजेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने ना गोल्ड जो है ना 1 लॉट बाय किया हुआ है 58,450 पे। 58,450 पे आपकी बाइंग है? हाँ जी सर, मुझे 700-800 के 58,700-800 के लेवल मिल सकते हैं क्या आज इंट्राडे में? 58,700-800 के लेवल है क्या कुछ चार्ट पर ऐसा व्यू अखिलेश जी? हाँ, डेफिनेटली है। अभी जो गोल्ड मोमेंटम अभी बनाया हुआ है तेजी का, वो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम काफी अभी कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर 58,140 का आप एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड कॉमेक्स में भी काफी अच्छा एक तेजी लग रहा है मुझे। $1,930 के ऊपर यहाँ से निकलता है तो 1948, $1,957 तक के भाव दिखते हैं। वहीं M6 के अंदर ये 59,100 तक के लेवल लगते हैं मुझे। तो यहाँ पे आप गोल्ड को होल्ड रखिए जब तक ये $1,919 कॉमेक्स में या 58,140 का लेवल M6 पे मेंटेन है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नजर रखिए। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आपको रवि जी दिख रहा है आज इवनिंग के लिए? नेचुरल गैस में पॉजिटिव चीज हुई है कि वो 217 के नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है। जब भी ये प्राइस स्ट्रेच होता है, प्राइसेस में टेक्निकल रिवर्सल है और इन्वेंट्री के डेटा नजदीक आएगा, आपको एक रिवर्सल बीट आता हुआ दिखेगा। 2 ट्रेडिंग सेशन का आपका आउटलुक लेके वहां पे बाय कर सकते हैं। 221.50 के करीब नेचुरल गैस में बाय करें। स्टॉप लॉस 216.80 का लगाए और अपर साइड मुझे लग रहा है कि ये इन्वेंट्री के पहले 235 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके होंगे।